नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में आने वाला हमारा जो 11वां पाठ है उसके लेखक है रामदरस मिश्र और इस पाठ का नाम है एक यात्रा यह भी। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेखक परिचय जान लेते हैं। रामदरस मिश्र का जन्म सन 1924 में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। वह बड़े ही उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। इन्होंने कहानियाँ, काव्य और उपन्यास, જેને આપણે ગુજરાતીમાં નવલકથા પણ કહીએ છીએ, तो उसमें भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। यह सारे जो साहित्य प्रकार है वह उन्होंने लिखे हैं। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिड़िया, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। यह सभी उनके कविताओं के संग्रह है। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जो आम के पत्ते काव्य संग्रह लिखा है उसके लिए उनको व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। इनको हिंदी अकादमी से शिखर सम्मान और हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी इनको मिला है। अब पाठ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पाठ में हमें क्या जानने को मिलता है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। कि एक रिक्शे वाले से लेखक बहुत ज़्यादा परिचित हो जाते हैं एक यात्रा के दौरान। तो उसकी सोच, उसकी जीवन की घटनाएं और नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण कि वह औरत के बारे में क्या सोचता है, नारी के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, उसके क्या विचार है, यह सभी इस पाठ में हमें जानने को मिलते हैं। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। स्त्री सम्मान, नारी का कैसे सम्मान करें, और स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को यहाँ पर बहुत खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो इस पाठ को और भी ज़्यादा रोचक और प्रेरक बनाते हैं। तो अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत यात्राभीरु हूँ। यह लेखक खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं बहुत यात्राभीरु हूँ। यात्राभीरु यानी कि यात्रा करने से डरने वाला आदमी, जिसको यात्रा करने से बहुत डर लगता हो, जो कहीं पर भी घूमने फिरने से कतराता हो। मैं बहुत यात्राभीरु हूँ यानी कि मुझे यात्रा करने से बहुत डर लगता है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कि कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे उठना बैठना पड़ेगा और न जाने कैसे कैसे लोग मुझे इस यात्रा में मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनसंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। और सबसे ज़्यादा कौन तकलीफ देता है, तो कि अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले। मन माना
मनमाना किराया मांगने वाले, यानी कि जो मर्जी में आए उतने पैसे मांगने वाले रिक्शा वाले, निरंकुश, ऐसे जो रिक्शा वाले हैं उनसे लेखक को दूर रहना ही पसंद है। और वह उनकी असहजता का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि उसको यह लोग जरा भी पसंद नहीं है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है कि अगर हम नए शहर में जाए तो वहाँ पर कैसे कैसे लोग हमें मिलेंगे, उसकी चिंता भी बनी रहती है। इसीलिए मुझे यात्रा करने से डर लगता है, मैं कहीं पर भी यात्रा करने नहीं जाता, ऐसा लेखक कहते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। यात्रा करने से डरने वाले व्यक्ति को यात्रा करने के लिए ही जाना पड़ा। उन्हें एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, यानी कि तसल्ली, आश्वासन कि उसके साथ यात्रा करने वाला उनका कोई अपना है, इसलिए लेखक को ज़्यादा है वह आश्वस्ति मिली, तसल्ली मिली। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। जैसे ही लेखक स्टेशन पर उतरे वैसे ही ऑटो वाले उनके पीछे पड़ गए, पर लेखक है वह चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही ना, और कोई ऑटो करेंगे ही तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं, आप कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाएंगे ही और कोई ना कोई ऑटो तो आप करेंगे ही, किसी न किसी की रिक्शा में तो आप बैठेंगे ही, तो फिर मेरी ऑटो में ही क्यों नहीं बैठ जाते। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उस लड़के ने इतना बोला, इसमें ही लेखक मान गए। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण लेखक को महसूस हुआ कि उन्होंने स्वीकृति दे दी और लेखक और उनकी पत्नी उस लड़के के ऑटो में बैठ जाते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। वह प्रेम भरा व्यवहार है वह लेखक और उनकी पत्नी के साथ करता रहा और लेखक को जहाँ पर जाना था डॉक्टर से मिलने, उन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताई वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई और उसने जो पैसे बताए, वांछित यानी कि अवांछित, यानी कि उसने जो बोला वैसा ही लेखक ने किया। उसने जितने पैसे मांगे उतने पैसे लेखक ने दे दिए और उसने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे। वो कम पैसों में लेखक को डॉक्टर के यहाँ तक वह लड़का पहुँचा देता है। डॉक्टर के घर की लेखक ने कॉल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है और लेखक को पता चला कि डॉक्टर ने जो क्लिनिक है उसकी जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारा इंतज़ार कर रहा था। ऑटो वाला जो कि अब भी लेखक और उनकी पत्नी का वहाँ पर ही इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ। वहाँ से ले जाकर जो डॉक्टर का जो नया क्लिनिक है वहाँ पर वह ऑटो वाला उन्हें पहुँचाता है और लेखक ऑटो में से उतरकर उनसे पूछने हैं कि कितने पैसे दे दूँ। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है। वह बताता है कि आपकी जो भी इच्छा हो वह दे दीजिए और वैसे भी डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे।
वह पूछता है कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के क्लिनिक से आप कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है, कि अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर हमें देर हो जाएगी। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। वह कुछ भी बोला नहीं, पर लेखक और उनकी पत्नी है वह डॉक्टर के पास चले जाते हैं। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था, और 1 घंटे के बाद लेखक और उनकी पत्नी क्लिनिक से बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उन्होंने देखा तो वह रिक्शा वाला अब भी वहीं पर खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। अब लेखक को लगने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है, इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वह हमारे भीतर घर करता गया। वह लेखक और उनकी पत्नी को अच्छी तरह से जानने लगा था। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? और होटल तक लेखक और उनकी पत्नी को पहुंचाकर वह पूछता है कि अब मैं फिर कब आऊं? यानी लेखक पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है कि आप तो इस शहर में नए लग रहे हैं, तो आप इस शहर में ज़रूर घूमेंगे फिरेंगे, तो मैं आपको घुमा फिरा दूँगा, मैं आपको अपने ऑटो में ले चलूँगा। वैसे आप यहाँ पर कब तक रहेंगे? वह युवक लेखक से पूछता है। कल शताब्दी से लौटेंगे, हम कल ही जो शताब्दी मेल जा रही है, ट्रेन जा रही है, उनसे ही वापस चले जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? वह पूछता है कि तो मैं आपको यह शहर घुमाने के लिए कब आऊं, कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक उसे बताते हैं कि भाई आज तो मैं थका हुआ हूँ, आज मैं आराम करूँगा, हम कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं, यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना। और तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक उनसे पूछते हैं कि तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन, वह अपना नाम बताता है कि उसका नाम मोहन है। मोहन अच्छा नाम है, लेखक कहते हैं। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। वह लड़का दूसरे दिन लेखक और उनकी पत्नी को पूरा शहर घुमाने के लिए ले जाता है, और वह पूरा दिन उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। लेखक को वह बाबूजी कह के बुलाता है, और लेखक की पत्नी को वह अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा। घुमा घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। घूम घूम कर लेखक और उनकी पत्नी जब होटल पर पहुँचे तो चाय पीने के लिए उन्होंने उस लड़के को भी उनके कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटा तुम ग्वालियर के हो? चाय पीते पीते एक दूसरे से पहचान करने के लिए वे लोग कुछ बात करने लगे। लेखक, उनकी पत्नी और वह रिक्शा वाला युवक तीनों बातें करने लगते हैं। लेखक की पत्नी उससे पूछती है कि बेटे तुम ग्वालियर के हो, तुम यहाँ ग्वालियर के ही हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। नहीं अम्मा, मैं मूल रूप से तो आगरा का हूँ, पर यहाँ पर आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे।
लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है। मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि यहाँ पर वाक्य है वह अधूरा छोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उस युवक को कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह यहाँ पर रिक्शा चला रहा है और अपना पेट भर रहा है। लेखक और उसकी पत्नी जैसे ही उनसे इतना पूछते हैं कि बेटा तुम ग्वालियर से ही हो, तुम यहाँ के ही रहने वाले हो, तो वह युवक बोलता है नहीं, मैं मूल रूप से तो आगरा का रहने वाला हूँ, पर यहाँ पर मुझे आना पड़ा। और जैसे ही वह युवक इतना बोला, लेखक और उनकी पत्नी को लगा कि वह कुछ भर आया है, यानी कि वह भाव विभोर हो गया है। वह अपने दिल के जो बात है वह उनको बताता है। वह कहता है कि मैं रहता तो आगरा में हूँ, आगरा में ही अपना घर है, और उसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और उसके बड़े भाई ने उनकी परवरिश की। उनका बड़ा भाई है वह वकील है और वे खुद भी बीए पास है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए मजबूरी में वह यहाँ पर रिक्शा चला रहा है। एक चुप्पी सी छा गई। वातावरण एकदम शांत हो गया। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना हुई है। अवांछित यानी कि न चाही हुई। इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। लेखक और उसकी पत्नी को ऐसा लगा। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी ने उनसे पूछा नहीं, पर वह लड़का फिर उन्हें बताने लगता है, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। मैं नौकरी के चक्कर में यहाँ पर इधर उधर भटक रहा था और एक दिन भटक कर मैं लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मुझे मिल गई। बदहवासी खिखियाली हुई, बोली, मोहन मुझे बचा लो। वह बहुत ही डरी हुई थी और मोहन से कहती है कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन उससे पूछता है कि क्या हुआ। वह लड़की बताती है, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानी कि एक बड़ी उम्र का आदमी। मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ के हाथों में बेच रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसत अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, पर उस खुसट यानी कि अप्रिय, उसे वह अधेड़ पसंद नहीं है। उस खुसट अधेड़ के साथ वह नहीं जाना चाहती। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी कि दुविधा में, कि वह सोच में पड़ गया कि क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टेशन चलना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वहाँ मोहन कहता है कि मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया और थाने वाले को सब कुछ बताया, पूरी हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर क्या किया जा सकता है। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआरआई लिखकर मैं इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। जो थानेदार साहब है वह कहते हैं कि मैं एफआईआर लिखकर इस लड़की के माँ बाप को हवालात में बंद कर सकता हूँ, पर मुझे चिंता इस लड़की की है कि इस लड़की के लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। वह कुछ देर चुप रहे थानेदार साहब, पर कुछ देर के बाद वह उस लड़की से
पूछते हैं तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने 9वें सिर हिलाया। वह लड़का मोहन, थानेदार साहब मोहन से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है। मोहन ना करते हुए अपना सिर हिलाता है। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। वो थानेदार साहब मोहन से कहते हैं कि तुम इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। अचानक यह शादी का प्रस्ताव मोहन को मिला, इसके लिए वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। मोहन थोड़ी देर कुछ सोचता रहता है, पर कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि इस बेसहारा को सहारा देने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मोहन है वह थानेदार साहब को कहता है कि सर मैं तो शादी कर लूँगा, पर आप इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सर हिला दिया। जब थानेदार साहब ने उस लड़की को पूछा कि तुम्हें यह शादी मंजूर है, तो वह स्वीकृति में अपना स्वर हिला देती है, यानी कि हाँ कहती है। लेकिन क्या मोहन, लेखक उनसे पूछते हैं कि लेकिन क्या बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर मोहन है वह उस लड़की के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए तो तैयार हो जाता है थानेदार साहब के कहने पर बाद में उसे याद आता है कि मोहन की जो भाभी है वह उसके लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई थी, और उनकी भाभी उनके बड़े भाई की जो बीवी है वह उसकी छोटी बहन से मोहन की शादी करवाना चाहती है, और यह बात तय भी हो चुकी थी। फिर लेखक पूछते हैं कि फिर क्या हुआ। बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई और भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट यानी कि कोई विघ्न, कोई मुसीबत नहीं है, उससे तो कोई ना कोई और अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। पर इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है, पर इस लड़की का तो पूरा जीवन ही खतरे में है। अगर इसके माँ बाप उस बूढ़े आदमी के हाथों इसे बेच देंगे तो इसका क्या होगा। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात कि वह संकट में है। लड़की सुंदर भी है, वह मोहन को पहचानती भी है, यानी कि वह एक दूसरे से परिचित भी है, और सबसे अहम बात कि वह संकट में है, वह मुसीबत में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन लेखक उससे कहते कि फिर लेकिन मोहन उससे बताता है कि इससे विवाह करना तो प्रीतिकर यानी कि जिसमें प्रेम हो, इसके साथ विवाह करना तो प्रीतिकर होगा और मानवीय भी। लेकिन लेखक उनसे पूछते कि फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा। हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। मोहन बताता है कि अब समस्या यह थी कि विवाह एकदम से तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दी जाने का संकट। एकाएक वहाँ पर विवाह तो न हो पाएगा। अगर लड़की को उसके घर भेजता हूँ तो उनके माँ बाप उसे बेच देंगे। उसके बेचने का संकट, उस पर बेचे जाने का यह संकट फिर से मंडराने लगेगा। मैं साथ ले जाऊंगा तो भैया भाभी नाराज होंगे ही,
और अगर मैं इसे अपने साथ घर पर ले गया तो भैया भाभी बहुत नाराज़ होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे और इसके माँ बाप है वह मुझ पर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिनों के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। यह समस्या मोहन थानेदार साहब को बताते हैं कि इससे जल्दी से जल्दी तो शादी ना हो पाएंगी। अगर मैं इसे उसके घर भेज देता हूँ तो उसके माँ बाप उसे बेच देंगे। अगर मैं इसे अपने घर पर ले गया तो मेरे भैया और भाभी है वो बहुत नाराज़ होंगे, और अगर मैं इसे यहाँ से ले गया तो इसके माँ बाप भी मुझ पर लड़की भगाने का केस कर देंगे। तो मैं क्या करूँ? तो थानेदार साहब उससे कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ और लड़की से उसके माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी और थानेदार साहब ने ही 15 दिनों बाद एक मंदिर में उस लड़की से मोहन की शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि मोहन इतना अच्छा थानेदार कहाँ पर है, इतने अच्छे लोग कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कि मैं कोई कथा यानी कि कोई कहानी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, पर यह जो थानेदार है वह एक कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई है। कवि सम्मेलनों में वह कविताएं भी पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनों, मानव भावनाओं से भरी हुई होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ तब लेखक उससे कहते हैं कि हाँ भाई तब ठीक है, हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई मसीहा यानी कि अच्छा इंसान हमें मिल ही जाता है। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। लेखक उससे पूछते हैं कि और आगे क्या हुआ? तो मोहन बताता है कि मेरे भाई भाभी है वह मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और हम दोनों को घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। पहली बात तो उनके नाराज़ होने की यह थी कि मैंने अपनी भाभी की साली से अपने भैया की साली यानी कि उसकी लेखक जो मोहन है उनके भाई की साली यानी कि उनकी पत्नी की बहन, भाभी की छोटी बहन से मोहन ने शादी नहीं की। उनके नाराज़ होने का पहला कारण तो यह था, और दूसरा कारण कि जिस लड़की से मोहन ने शादी की वह किसी और जाति की थी, वह किसी और ज्ञाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, इसीलिए तुम लोग ग्वालियर आ गए? लेखक उनसे पूछते हैं। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह यानी कि गुजारा, निर्वाह, वहाँ पर रह पाना। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना, वहाँ पर हमारा रह पाना बहुत ही कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। भले ही पराए शहर में हमारा अपना कोई न हो, पर यह पराया शहर भी अपने शहर से अच्छा है, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है, अपने ही हमें कष्ट देते हैं। इससे अच्छा तो यह शहर है कि जिससे हम आज
रह रहे और जिसमें हमें कोई है वह खरी खोटी सुनाता नहीं है। भले ही यहाँ पर अपनों का प्रेम न हो, पर हम यहाँ पर बहुत ही प्रेम से यहाँ पर रहते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। लेखक उससे कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, बस यह ऑटो है, वह इसका दामन, यह ऑटो मैंने ले लिया और इसी के सहारे अब मैं चल रहा हूँ। तो अब आगे का पार्ट है वह हम अगले वीडियो में देखते हैं।